मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 24। क्या उसके कोई मित्र हैं? नायिका के हरम वाली खलनायिका, उसके कोई दोस्त हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर सिंथिया को पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। यद्यपि एमिलिया इस समय बहुत दयनीय लग रही थी, लेकिन वह ये कैसे नहीं जान सकी कि उसकी खलनायकी व्यथित होने के बजाय वास्तव में बहुत बहुत क्रोधित थी। और चूंकि उसे क्रोधित करने के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है, इसलिए बेचारी व्यवस्था केवल चुपचाप रहकर अच्छे परिणाम की आशा कर सकती है। शुक्र है, एमिलिया ने सिंथिया को न्याय के कटघरे में लाने की बजाय अपने साथियों को आश्वस्त करना प्राथमिकता दी कि वह ठीक है। जब उसकी बारी आए तो उसे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए था, है ना? उनकी यह हलचल रसोई के दरवाजे के खुलने की आवाज से रुक गई और बाहर आए मध्यम आयु वर्ग की महिला 3 लड़कियों को देखकर चौंक गई। ये तो सौभाग्य की बात थी कि एमिलिया के आंसू पहले ही पोंछ दिए गए थे, अन्यथा कुछ बहुत ही अजीब सवाल खड़े हो जाते। नायिका अजीब तरह से खांसने लगी। माँ, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं। आपके दोस्त? अपनी बड़ी बड़ी आंखों और खुले मुंह के साथ क्रिस्टल की माँ इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटी के अब वास्तव में दोस्त हैं। उसका आश्चर्य पूरी तरह से अनुचित नहीं था। अपने किंडरगार्टन जीवन की शुरुआत से लेकर मिडिल स्कूल के अंत तक घर में एक भी विदेशी बच्चा लाने की बात तो दूर, उसकी बेटी ने कभी भी दोस्त के तौर पर ऐसी विदेशी अवधारणा के अस्तित्व का जिक्र तक नहीं किया था। भले ही हाल ही में क्रिस्टल के व्यवहार में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए हों, लेकिन उसकी माँ को इससे ज्यादा उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई। शुक्र है कि एमिलिया ने नायिका पर कुछ दया दिखाई और अपना परिचय देकर माहौल में फैली शर्मिंदगी को कुछ कम किया। नमस्ते आंटी, मेरा नाम एमिलिया है और यह डिक्सी है। जब नायिका की माँ को एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रही है, तो उसने इतने उत्साह से उनका स्वागत किया कि एमिलिया भी अवाक रह गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सोचिए, मेरी बेटी भी इतनी प्यारी दोस्त बना सकती है। तुम लड़कियां यहीं रहो और बातें करो, अपनी दोस्ती को और गहरा बनाना सुनिश्चित करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एमिलिया और डिक्सी दोनों एक दूसरे को शून्य दृष्टि से देखने लगीं, क्योंकि वह महिला इतनी तेजी से वहां से चली गई कि उनमें से कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं थी। नायिका अत्यंत शर्मिंदा दिख रही थी। माफ करना, ये पहली बार है जब मैं किसी को लेकर आया हूँ, इसलिए वह ऐसी है। एमिलिया वास्तव में उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी, ताकि और कुछ नहीं तो उसका मूड ठीक हो सके, लेकिन नायिका के पहले से ही लाल चेहरे को देखकर वह दया करने से खुद को रोक नहीं सकी। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। पहले बैठ क्यों नहीं जाते? तभी डिक्सी और क्रिस्टल दोनों को एहसास हुआ कि वे पूरे समय एमिलिया के बगल में खड़े थे। जैसे ही वे दोनों कुछ शर्मिंदगी के साथ अपनी सीट पर बैठे, एमिलिया की नज़र रेस्तरां के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। 4 से 6 कुर्सियों वाली आधा दर्जन मेजों के अलावा वहां सिर्फ एक खाली कैश काउंटर था और प्रवेश द्वार के सामने तिरछे एक धातु का दोहरा दरवाज़ा था जो उस जगह की ओर जाता था जिसे उसने रसोई क्षेत्र समझा था। दूसरी तरफ आंशिक रूप से खुले दरवाजे से एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया कि ऊपरी मंजिलें ही वह जगह होंगी जहां इमारत का आवासीय हिस्सा था। पहली नज़र में अंदर का हिस्सा बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण या जर्जर नहीं लग रहा था, लेकिन ये तथ्य कि क्रिस्टल की माँ खाना पकाने से लेकर परोसने तक का सारा काम अकेले ही कर रही थी, उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए पर्याप्त था।
शायद सारा काम संभालना इतना मुश्किल नहीं था। चूंकि सभी टेबल एकदम साफ थीं और किसी मेहमान के आने का कोई संकेत भी नहीं था। लेकिन क्या ये और भी बड़ी समस्या नहीं थी? एमिलिया को ये स्थिति समझ में नहीं आई, लेकिन वह बाद में ही इस पर विचार कर सकती थी। आखिरकार, जब वह ट्यूशन के लिए आएगी तो उसके पास बहुत सारे अवसर होंगे। क्रिस्टल, कौन सा समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा? नायिका ने पहले ही इस बारे में काफ़ी सोच लिया था और बस यही उम्मीद कर रही थी कि एमिलिया चीज़ों को और अधिक मुश्किल नहीं बनाएगी। मुझे लगता है कि शायद सुबह सबसे अच्छी होगी। डिक्सी और एमिलिया ने एक दूसरे को देखा। क्रिस्टल ने अपने होंठ काटे। जैसा कि अपेक्षित था, वे सप्ताहांत में देर तक सोना चाहते हैं, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या कोई समस्या है? एट नॉवल बन एट नहीं, सुबह ठीक है। जब एमिलिया ने सहमति जताई तो नायिका ने राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि अगर वह शाम को आएगी तो शायद वह किसी दिन और रुकने का फैसला कर लेगी और इससे कई तरह की अजीब स्थितियां पैदा हो सकती हैं। भले ही जहर धीरे धीरे अंदर घुस रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे बस कूदकर डूब जाना चाहिए। अगर इस सन की अमीर लड़की ने वाकई सोने का फैसला किया तो क्रिस्टल को नींद नहीं आएगी। नायिका की माँ एक बड़ी ट्रे में कुछ कचौड़ियाँ और चाय लेकर वापस आई और इस बार एमिलिया ने उस महिला पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया। उसके मुंह और आंखों के पास की झुर्रियाँ उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पष्ट थीं, यह मानते हुए कि उसने क्रिस्टल को बहुत देर से नहीं जन्म दिया था। सिंथिया से उनकी दुर्दशा के बारे में सुनना एक बात थी और खुद इसे देखना बिल्कुल दूसरी बात थी। इस समय उसके लिए ये दिखावा करना संभव नहीं था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसे निश्चित रूप से जल्द ही चीज़ों को बदलने का कोई तरीका निकालना होगा। बेशक, अगर वह मदद करना भी चाहती थी, तो उसे इस तरह से करना था कि इससे उनके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस न पहुँचे। बिना किसी योजना के जल्दबाजी करना समझदारी नहीं थी। नायिका की माँ ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद स्वीकार किया और उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया। वह रसोई में नहीं गई, बल्कि ऊपरी मंजिल पर गई। जाहिर है, उसे किसी ग्राहक के आने की उम्मीद भी नहीं थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उन दोनों ने क्रिस्टल को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं किया और केक खत्म करने के कुछ ही देर बाद एक दूसरे से विदा ले ली। नायिका उनके पीछे बाहर नहीं गई और जब वे चले गए तो उसने रेस्तरां का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। एमिलिया ने डिक्सी को धक्का दिया जब उसने देखा कि लड़की अपनी आंखें घुमा रही है। चलो, ऐसा मत करो, छोटे बालों वाली लड़की ने आह भरी। मुझे नहीं पता, एमिली, वह स्पष्ट रूप से हमें अपने यहाँ बुलाकर बहुत खुश नहीं है। क्या तुम सच में उसे हमें पढ़ाने देना चाहती हो? हम एक पेशेवर को काम पर रख सकते हैं, तुम्हें पता है। डिक्सी ने यह नहीं बताया कि इस लड़की के रवैये के कारण क्या वह अपनी ट्यूशन के प्रति ईमानदार होगी। अगर वह आधे अधूरे तरीके से ट्यूशन पढ़ाती है तो ये समय की बर्बादी से भी बदतर होगा। बेशक एमिलिया ऐसा नहीं सोचेगी, क्योंकि उसे लगता है कि नायिका के चरित्र को वह बेहतर ढंग से समझती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, हम बस उसे एक मौका दो। अगर तुम चाहो तो इसे मेरे साथ खेलने के तौर पर सोचो। आहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं मना नहीं कर सकती। लेकिन डोजो पाठों का क्या? ऐसा मत सोचो कि अगर तुम उनके पाठों में शामिल नहीं होगे तो मेरे दादाजी तुम्हें नहीं पीटेंगे, क्योंकि अब वे तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। तुम्हें पता है, वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। एमिलिया ने पलकें झपकाईं, उसे समस्या बिल्कुल भी नजर नहीं आई।
हालांकि डोजो जाना और फिर उसके तुरंत बाद ट्यूशन के लिए आना थोड़ा थका देने वाला हो सकता है, लेकिन ये स्कूल के दिनों में ऐसा ही करने से बहुत अलग नहीं था, है ना? वह निश्चित रूप से उम्मीद करती थी कि समय अलग हो सकता था, लेकिन क्रिस्टल की पसंद के अनुसार समायोजित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह अधिक से अधिक एक छोटी सी असुविधा थी। डोजो के बाद क्रिस्टल में आना ठीक है ना? डिक्सी खुद को नाराज हुए बिना नहीं रह सकी। आखिर यह छोटी राजकुमारी अपनी सारी परेशानियों से कैसे अनजान थी? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काम खत्म होने के बाद मुझे बहुत पसीना आता है और मुझे निश्चित रूप से स्नान की आवश्यकता है। सप्ताह के दिनों में तो ये पहले से ही बहुत बुरा है, जब मुझे स्कूल जाने से पहले हर सुबह 2 बार घर से आना जाना पड़ता है। लेकिन अब सप्ताहांत पर भी क्या होगा? बेशक यह कोई मुद्दा नहीं होता अगर डिक्सी के दादा अजीबोगरीब न होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शिष्यों को उनकी कला का अभ्यास करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, और डोजो के पास कोई भी शॉवर रूम या स्नानघर बनाने से मना कर दिया। यदि कोई अभ्यास के बाद इसे लेना चाहता है, तो वह पहले घर जा सकता है। एमिलिया के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही उसका शरीर मानव जैसा नहीं था। वह केवल तभी पसीना बहा सकती थी जब उसके शरीर का तापमान इतना कम हो कि हवा में मौजूद नमी से उसकी त्वचा पर संघनन बनने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त की कुछ समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए उसने अपने शूरवीर से ईमानदारी से माफ़ी मांगी। मुझे खेद है, डिक्सी। मैं देखूंगा कि क्या मैं ऐसा प्रबंध कर सकता हूँ कि हम स्कूल में ही नहा सकें, ताकि तुम्हें डोजो के बाद घर वापस न जाना पड़े। ये थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा उस समय का उपयोग स्व अध्ययन के लिए कर सकते हैं, और सप्ताहांत के लिए मेरा घर डोजो से बहुत दूर नहीं है। डिक्सी शर्मिंदा थी। उसे न तो उससे माफ़ी की उम्मीद थी और न ही उसके समाधान की। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे घर नहाने जाऊंगा? एमिलिया ने अपना सिर झुकाया। हाँ, कोई समस्या है? छोटे बालों वाली लड़की ने अपना गाल खुजलाया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी घबराई हुई क्यों थी। नहीं, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या आपके माता पिता भी वहाँ नहीं होंगे? हो सकता है वे हमेशा घर पर न रहते हों। वे डरावने नहीं हैं, चिंता मत करो। एमिलिया मुस्कुराई जब उसने देखा कि लड़की अनिच्छा से सहमत हो गई, क्योंकि डिक्सी के अंगरक्षक ने रेस्तरां के सामने उनकी गाड़ी रोक दी थी। अपने शूरवीर की बदौलत उसे कई चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि क्रिस्टल के घर तक पैदल चलने के बाद घर वापस कैसे आना है। इसलिए समय समय पर उसके लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना ही सही था। जैसे ही वे कार के अंदर पहुंचे, वह मुस्कुराई क्योंकि उसे अंततः उस आदमी को पास की गली में भागते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त